ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरह डेवलप होते हैं। ठीक है, हमने 4 डायमेंशन की बात की ना, जिस तरह सेल्फ अवेयरनेस की बात की हमने, नॉलेज की, ये किस तरह डेवलप होता है, कौन सी एज में सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होते हैं, या सेल्फ एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरह डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ये इवॉल्व्स थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंड्स ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंटल लेवल। ये अगर हम इसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के फॉर्मेशन की बात करें, सो द इन्फेंट से लेकर जो ओल्ड एज तक है, इसमें मतलब जो आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम एक एक स्टेज में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन से जो अवेयरनेस है वो आ जाते हैं इंसान में। ठीक है, देख इसमें अगर हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, सो न्यूबॉर्न क्या है, जिसको हम न्यूनेट कहते हैं। न्यूनेट क्या है, जो फर्स्ट 28 डेज है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनेट। फिर 2 टाइप की न्यूनेट है, अर्ली न्यूनेट एंड लेट। 7 डेज तक जो है अर्ली न्यूनेट है, 7 से लेकर 28 तक जो है लेट न्यूनेट है। इसी तरह इन्फेंट का मतलब है 1 ईयर, यानी 28 डेज तक क्या है, न्यूनेट है। फिर 28 से लेकर 1 ईयर तक जो एज है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। फिर 1 से लेकर 3 ईयर तक इसको हम क्या कहते हैं, टॉडलर। फिर 3 से लेकर 6 तक उसको हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल। फिर 6 से लेकर 12 तक उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल एज हम उसको कहते हैं। फिर 13 से 19 तक हम उसको क्या कहते हैं, टेन एजर। फिर 19 से ऊपर हम उसको क्या कहते हैं, 45 तक एडल्ट। फिर 45 से ऊपर जो है लेट एडल्ट, और फिर जो है ओल्ड, और इस टाइप की। तो सेल्फ अवेयरनेस न्यू बॉर्न से लेकर इन 28 डेज से लेकर जो इन्फेंट है 1 ईयर तक, आप इसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस किस तरह आ जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह आ जाते हैं 1 ईयर के बच्चे में। किस तरह आ सकते हैं, अभी थ्योरी में खैर हम पढ़ेंगे, उसको पता चल जाता है अपने जेंडर के बारे में। ठीक है, कहाँ पे यूरिन करना है, कहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें उसको असर है। सेल्फ रिकॉग्निशन जो है ये 18 यानी टॉडलर जो 3 ईयर तक उसमें आ जाते हैं। सेल्फ डिफिनेशन प्री स्कूल यानी 3 ईयर के बाद। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये 6 to 7 ईयर यानी स्कूल एज में या एडोलेसेंस में आ जाते हैं उसमें। ठीक है, स्टेज ऑफ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इसको आप सर्च के नाम से आप उसको याद कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेल्फ अवेयरनेस न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट में होते हैं। फिर आई का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब सेल्फ आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, रिकॉग्नाइज अपा सोशल रूल्स। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टेबलाइज। सही है, इस थ्योरी में सब कुछ है, इसके आगे एक थ्योरी है उसमें सारे हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट, जितने भी साइकोलॉजिकल या साइको सोशल थ्योरी की अगर हम बात करें तो दे हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्कशंस ऑफ जो इरेक्शन थ्योरी है वो क्या कहते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंटल रिलेटेड टू द सेल्फ कॉन्सेप्ट और फॉलो। इरेक्शन थ्योरीज ये 1963 में उसने दिया था, और उसमें जो डिफरेंट स्टेज है ऑफ डेवलपमेंट के उसके बारे में उसने ये थ्योरी बताई थी कि कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन सी डेवलपमेंट आ जाते हैं। ठीक है, और इसको फिर उसने रिलेट कर दिया है सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ, ये उसकी थ्योरी है। ठीक है, ये एज है। इन्फेंसी का मतलब क्या है, 1 ईयर तक उसको हम इन्फेंसी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड है, फिर जो है अर्ली स्कूल एज है। अर्ली चाइल्डहुड आप उसको टॉडलर कह सकते हैं। प्री स्कूल एज है, अर्ली स्कूल एज को हम प्री स्कूल एज कहते हैं, जो 3 से लेकर 6 ईयर का जो टाइम है। फिर इसके बाद स्कूल एज है, फिर एडोलेसेंस है। ठीक है, फिर एडल्टहुड है, और फिर लिटरेसी जो एंड में मतलब ओल्ड एज है। ठीक है, तो इन्फेंसी में क्या डेवलप होते हैं, ट्रस्ट वेस्ट मेस ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट वेस्ट मेस ट्रस्ट का मतलब क्या है इन्फेंसी में, अगर कोई इन्फेंट कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में होते हैं तो वो नहीं रोता ना, बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप जाके उससे वो छीन लेते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं, तो आपका भी गोद है ना, उसका भी गोद है, फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अपनी माँ के ऊपर उसका ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, लेकिन आपके ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं है।
मतलब वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं अपनी माँ की गोद में, लेकिन आपकी गोद में वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, होप, ये कहाँ पे होते हैं? इन्फेंसी में। ठीक है, मतलब जो 1 ईयर एज में ये सेंस डेवलप होते हैं। ठीक है, कि वो किसके ऊपर उसने ट्रस्ट करना है, किसके उस पर उसने ट्रस्ट नहीं करना है। अटैचमेंट उसमें आता है, बाउंडिंग आते हैं। अटैचमेंट मतलब बच्चों को जो ज्यादा टाइम देते हैं ना, तो उसके साथ वो ज्यादा बाउंडिंग और ये चीज करवा देते हैं उसको। ठीक है, तो ये फिर अर्ली चाइल्डहुड में क्या होते हैं? ऑटोनॉमी व सेम एंड आउट। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? चॉइस से आ जाते हैं। ठीक है, कुछ चॉइस आ जाते हैं कि आपने ये काम किस तरह करना है, वॉशरूम मतलब किस तरह उसने यूरिन पास करने, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन स्टिल वो शर्माती भी हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, मतलब उसको अपने रोल का कंप्लीट क्लियर पिक्चर उसको समझ नहीं आ रही कि आप मतलब मेरा क्या काम है, क्या रोल है। ठीक है, फिर क्या है, अर्ली स्कूल में क्या करते हैं? इनिशिएटिव इज गिल्ट। इसमें वो इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब कुछ कुछ काम कर देते हैं खुद से, लेकिन स्टिल वो क्या करते हैं? गिल्टी फील करते हैं, मतलब वो ओपनली उस तरह नहीं कर सकते। फिर क्या है, स्कूल एज में क्या करते हैं? फ्रेंडशिप, नेटवर्क, ये सारी चीज डेवलप हो जाते हैं। इसमें लोगों के साथ उसके इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं, वो अपने लिए भी फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं इस एज में। ठीक है, स्कूल एज में सबसे ज्यादा जो दोस्त बनते हैं ना, वो स्कूल एज में बनते हैं। ठीक है, न्यू न्यू फ्रेंड बनाना, न्यू न्यू लोगों के साथ इंटरेक्शन कर देना, न्यू लोगों के साथ जो है सोशल रिलेशनशिप रख देना, ये स्कूल एज में आ जाते हैं। ठीक है, फिर एडोलेसेंस में क्या है? आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन। इसमें इसमें जो है ना, एडोलेसेंस में उसको आइडेंटिटी अपने आप के बारे में कि मतलब मेरा क्या पहचान, क्या है, मेरा क्या काम है, मैं क्या करूंगा, लेकिन स्टिल रोल कंफ्यूजन है। अगर मेल है, मेल, तो इस एज में वो इसको ये समझ आ रहा होता है कि मतलब घर का सारा जो बाहर का काम और ये सारे काम जो है वो मुझे करने हैं, लेकिन स्टिल रूल कंफ्यूजन है, क्योंकि इस एज पे ना तो वो डॉक्टर बन चुका होता है, ना उसने एपीएससी की हुए होती है, मतलब उसके मतलब क्या बनेंगे बाद में वो तो अलग बात है, लेकिन उसको इतनी समझ आ चुकी है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फीमेल को भी ये समझ आ चुके होते हैं कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, घर में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारी उसको इस जो एडोलेसेंस में ये उसको आ जाते हैं। ठीक है, फिर एडल्टहुड में क्या होते हैं? इंटीमेसी वेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब क्या है? जो लविंग रिलेशनशिप है। ठीक है, मोस्टली इंटीमेसी हम जो मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं या जो प्यार मोहब्बत होते हैं उसको हम इंटीमेसी कहते हैं। या तो इंटीमेसी में चले जाते हैं या आइसोलेशन में। ठीक है, प्यार मोहब्बत में नाकाम हो के आइसोलेशन में चले जाते हैं, कामयाब हो के इंटीमेसी में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब इस एज में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसको समझ आ जाती है कि मतलब आपने क्या, आपने अपने अपने आप को यानी अपने घर को आपने बसाना है। ठीक है, उसको ये समझ आ जाते हैं, या तो आइसोलेशन में चले जाते हैं जिस तरह हमारे नाइटिंगेल। सही है, इसके अलावा मेच्योरिटी, हाँ, इसमें क्या है कि फीलिंग एंड लव। इंटीमेसी में क्या है? फीलिंग एंड लव। ये ऐसा एज है जिसमें आप फीलिंग एंड लव हो जाती है उसमें। और क्या है? मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं? मेंटेनिंग वाले रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? मेच्योरिटी में क्या है? हाँ, जनरेटिविटी ऐसा स्टेगमाइजेशन। स्टेगमा क्या है जी? स्टेगमा क्या है? क्या है ना, तो लोग उसको किस नजर से देखते हैं जी? मतलब एड्स सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से होते हैं? नहीं होते ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकते हैं,
अगर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो कोई प्रेक की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वजह से हो सकते हैं ना। लेकिन लोगों की कंसेप्ट क्या है कि उसकी जरूर किसी के साथ कोई गलत रिलेशन था या थी जिसकी वजह से उसको एड्स हुआ, ये है ना, दिस इज अ स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा है। इसीलिए आपको पता है लोग फिर छुपा लेते हैं एड्स को, क्यों इतनी मतलब ओपनली बाकी डिजीजों की तरह क्यों मतलब इतना नहीं है, क्योंकि लोग छुपा लेते हैं, कभी भी नहीं कहते। अगर कोई आपके सामने कहेगा वो 1000 बार कसम भी खाएगा कि मैंने जिंदगी में कभी गलत रिलेशन नहीं रखा है, फिर भी आप कहेंगे नहीं ये तो हो नहीं सकता। सही है, तो दिस इज अ स्टिग्मा है, ठीक है। अच्छा, ओल्ड एज में क्या है? ठीक है, जैसे आपकी एज बढ़ है ना, तो आप बचपन में आप हर चीज को मेमोरी से वो इस तरह डेवलप नहीं। ओल्ड एज में Now we will discuss about the factor affecting self perception। ऐसे फैक्टर्स जो सेल्फ परसेप्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, मतलब उसके ऊपर वो असरअंदाज होते हैं। सो दीज आर द फर्स्ट वन इज अ हेल्थ अल्टर स्टेटस। जब किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ जो है वो इम्पेयर हो तो उसके सेल्फ परसेप्शन पे क्या करते हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपकी किसी भी एक्टिविटीज़ किसी भी काम के बारे में अगर आपकी नेगेटिव एक्सपीरियंस है, सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस चीज़ को आप परसीव करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल परसीव नेगेटिवली। लेकिन अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो वो काम आप बार बार करेंगे, ठीक है। सो द एक्सपीरियंस इज आल्सो इफेक्ट द सेल्फ परसेप्शन। डेवलपमेंटल कंसंट्रेशन, ये भी डेफिनेटली कि जो परसेप्शन है उसको करते हैं, सेल्फ परसेप्शन को क्या करते हैं, मतलब वो इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी है, कल्चर है, कुछ कल्चर या हेरिडिटी ऐसे हैं जो मतलब उसमें लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो है किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो फीमेल एजुकेशन को इतने मतलब उसको इनकरेज नहीं की जाते हैं, तो ये भी आपकी जो सेल्फ परसेप्शन है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अगर इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, सो देन ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट द सेल्फ परसेप्शन। हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलर, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई काम की है और उसमें आपको कामयाबी मिली है तो ऑटोमेटिकली आप उस काम को जो है उसको बार बार भी करेंगे और उसका पॉजिटिव वे से देखेंगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में नाकामी मिली है सो देन यू विल बी परसीव इट नेगेटिवली ऑलवेज। इसी तरह जो है क्राइसिस हैं या जो स्ट्रेस एंड कॉपिंग मैकेनिज्म, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। एजिंग, इलनेस या ट्रॉमा, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आप उसको याद करना चाहें तो आप इजीली हेल्थ फार्मूले से आप उसको याद कर सकते हैं। एज का मतलब है हेरिडिटी एंड कल्चर, इट्स इफेक्ट द सेल्फ परसेप्शन। ई का मतलब है एक्सपीरियंस, ए का मतलब है एजिंग, इलनेस और ट्रॉमा। एल का मतलब है कि लाइफ स्ट्रेस या कॉपिंग मैकेनिज्म। इसी तरह टी का मतलब है कि थ्रू इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेज, और एच का मतलब है कि हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलर। तो ये ऐसे फैक्टर है जो मतलब इफेक्ट करते हैं सेल्फ परसेप्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल की। आप किस तरह जो है हम किसी भी क्लाइंट की या किसी भी पेशेंट की या किसी भी इंडिविजुअल की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हिस्ट्री है उसको हम किस तरह अपटेन कर सकते हैं, किस तरह मतलब अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं या हम फील्ड में जाते हैं तो किस तरह हमें पता जो है वो लग सकता है कि मतलब इसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है अबाउट दिस थिंग। तो जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप लोग जब 5th सेमेस्टर में जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 4th सेमेस्टर में, तो फिर आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे 11 पैटर्न के एक फॉर्म होते हैं और वो फॉर्म फिर आप उसको फिल करते हैं पेशेंट से। तो उसमें एक है कि जो पेशेंट की कॉन्सेप्ट अबाउट द हेल्थ के अकॉर्डिंग टू पेशेंट हेल्थ है क्या। ये कुछ क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप क्लाइंट से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को कि हाउ वुड यू जो है डिस्क्राइब योर सेल्फ, कि मतलब आप
उससे आपने पूछना है कि आप अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब करते हो। तो फिर उससे जो है ना आपकी उसकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको पता लग सकता है कि उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू उसकी जो अपने आप की जो है रिलेटेड उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव है, क्या है, हाउ डू अदर डिस्क्राइब यू, ठीक है, मतलब उसकी फीडबैक की बात हो रही है, सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है कि किस तरह लोग आपको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, कम्युनिटी में लोग आप किस नाम से पुकारते हैं, कि मतलब आप आपके हॉनेस्ट हो, आप डिसहॉनेस्ट हो, क्या हो, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट, मीन आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कौन सा ऐसा बड़ा मतलब आपके अचीवमेंट है या कोई ऐसा बड़ा कारनामा है, ठीक है। हाउ डज दिस मेक यू फील, ठीक है। सो व्हेन यू रिसीव प्राइज डू यू फील वर्दी ऑफ इट। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आप किसी भी क्लाइंट की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हिस्ट्री आप उसको ले सकते हैं, आप उसके सेल्फ जो है उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू जो है आप किसी की भी सेल्फ कॉन्सेप्ट या वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि हाउ यू एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल अगर हम ये करें कि हाउ जो है हैव यू एक्सपीरियंस फास्ट और रेसेंट चेंज इन द बॉडी इमेज, सेल्फ एस्टीम और रोल परफॉर्मेंस, मतलब आपकी जो बॉडी इमेज है उसमें अभी तक कोई चेंज आया है। अगर वो कहते हैं यस, तो मतलब किस टाइप की चेंज, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उससे पूछे सेल्फ एस्टीम के बारे में, तो दोनों चेंजेस हो सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि पहले लोग उसको इतने रिस्पेक्ट नहीं देते थे सोसाइटी में, लेकिन आप लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है। तो एट्स मीन कि उसकी जो बॉडी इमेज है या उसकी जो रोल परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आ रही है, ठीक है। अगर लोग उसको पहले अच्छी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट देती थी बहुत ज़्यादा, आप नहीं दे रही, तो एट्स मीन कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर रूल परफॉर्मेंस पहले अगर हम क्लास की बात करें, अगर कोई या हम वार्ड की बात करें, अगर कोई पहले हेड नर्स या सुपरवाइज़र था, आया अब वो मैनेजर की पोस्ट पे चले गई है या नहीं, वो वापस टॉप पे आ चुके हैं, मतलब उसकी जो उसका जो रोल था उसको और भी मतलब प्रोमोट किया है या उसको डी प्रोमोट किया है। तो इस टाइप की क्वेश्चन से जो है ना आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये कुछ नर्सिंग डायग्नोस हैं कि मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ परसेप्शन से रिलेटेड, कि मतलब जो भी अगर है तो उसके अगर किसी की भी मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में ये है कि मतलब नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो हमने कहा था कि उसमें बॉडी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब बॉडी इमेज है, ठीक है, या पेरेंटल जो रूल कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्टर्ब जो पर्सनल आइडेंटिटी है, इनइफेक्टिव रूल परफॉर्मेंस है, क्रोनिक या लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, एंजाइटी है, सोशल आइसोलेशन है, होपलेसनेस है, ठीक है। ये सारी किया है, दीज आर नर्सिंग डायग्नोज। और नर्सिंग डायग्नोज ऑलरेडी आप लोग जो है फर्स्ट उसमें यूनिट में पढ़ चुके हैं कि नर्सिंग डायग्नोज क्या है और इसकी कितनी टाइप है। 5 टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोज है, जिसमें एक्चुअल है, पोटेंशियल है, पॉसिबल है, वेलनेस है, सिंड्रोम है। तो ये 5 टाइप है जिसको जो है ना प्रॉब्लम रिलेटेड टू इथियोलॉजी इज़ एविडेंस बाई साइंस सिम्टम, इससे आप उसको कर सकते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको। तो किस किस टाइप के नर्सिंग डायग्नोज बन सकते हैं तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं जो मतलब हेल्पिंग द पेशेंट मेंटेन सेंस ऑफ सेल्फ, जो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ परसेप्शन है उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसको मेंटेन करने में हेल्प करवा सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दिस इज़ अ वर्क विद लुक, स्पीच एंड जो जुडिशियस टच, एक्नॉलेज द पेशेंट स्टेटस, रोल एंड जो इंडिविजुअलिटी है, या स्पीक टू द पेशेंट रिस्पेक्टफुली। जब भी पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो तो इट शुड बी रिस्पेक्टफुली। पर जो है सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि आप डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी और ये यूज़ कर रहे हो, या मूव पेशेंट बॉडी रिस्पेक्टफुली इफ नेसेसरी। अगर अपनी बॉडी की पोजीशन मतलब पेशेंट की पोजीशन चेंज करने हैं या जो भी करने हैं तो विद रिस्पेक्ट आपने उसको चेंज करने हैं। रिस्पेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी एंड सेंसिबिलिटी, उसको आपने रिस्पेक्ट देना है, ठीक है।
है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट के सेल्फ सेंस है, या जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, या आप कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ परसेप्शन है रिगार्डिंग द नर्सिंग, फिर वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं अगर आप इस तरह करें। तो ये कुछ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लर्निंग समथिंग न्यू, फॉर गिविंग योर सेल्फ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं। द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ दैट द नर्स कैन teach the clients to engage and increase one's self esteem, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल टेकिंग गुड केयर ऑफ सेल्फ, ठीक है, या जो है टेकिंग टाइम टू डू इंजॉयबल एक्टिविटीज़। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो पेशेंट के उसके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या उसकी सेल्फ परसेप्शन है उसको इम्प्रूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करवा देते हैं। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग प्रोसेस को अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सिनेरियो आपने बना देनी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑब्जर्व फॉर बिहेवियर दैट सजेस्ट इन अल्टरनेशन एंड द क्लाइंट सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मतलब पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में आपने अगर मतलब करना है, जानना है, तो सबसे पहले आपने उसके असेसमेंट करने हैं, उसके बिहेवियर के आपने असेसमेंट करने हैं। यू शुड असेस द क्लाइंट्स कल्चर बैकग्राउंड आपने उसकी देखने हैं, क्योंकि हमने पहले जो स्लाइड है उसमें डिस्कस कर दिया था कि जो कल्चर है या फैमिली बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट और परसेप्शन को। डिटरमाइन द क्लाइंट्स फीलिंग एंड परसेप्शंस अबाउट द चेंज इन अ बॉडी इमेज, सेल्फ एस्टीम और रूल। अपनी उसकी जो सेल्फ एस्टीम है या उसकी बॉडी इमेज है या उसकी जो मतलब उसकी जो फीलिंग है, परसेप्शन है, सबसे पहले आपने उसको डिटरमाइन करना है। असेस द क्वालिटी ऑफ द क्लाइंट्स रिलेशनशिप, ठीक है, और असेस द क्लाइंट्स कोपिंग स्केल की, जो क्लाइंट है उसकी कोपिंग स्केल क्या है। फिर है नर्सिंग डायग्नोज, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग प्रोसेस में सेकंड जो स्टेप है दिस इज द नर्सिंग डायग्नोज। सो ऑल दो देयर मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोसिस लेबल, जिस तरह हमने पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अल्टर सेल्फ कॉन्सेप्ट है। द फॉलोइंग लेट्स प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नर्सिंग डायग्नोज। जिस तरह इफ है एम्पेयर एडजस्टमेंट है, एंजाइटी है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज है, केयरगिवर रूल स्ट्रेन है, ये ऑलरेडी हम जो स्लाइड है प्रीवियसली स्लाइड उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अगर ये इस तरह और भी है, फेयर है, इनइफेक्टिव कॉपिंग है, होपलेसनेस है, रेस फॉर द, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो थर्ड स्टेप है अब द नर्सिंग प्रोसेस दिस इज प्लानिंग। आपने सबसे पहले ऑब्जर्व कर दिया पेशेंट के बिहेवियर और इन चीज़ों को, इसके बाद आपने उसके डायग्नोज बना दी। अब डायग्नोज के मुताबिक आपने उसकी प्लानिंग करने हैं, शॉर्ट टर्म गोल अपने सेट करने हैं, लॉन्ग टर्म गोल अपने सेट करने हैं। सो सेलेक्ट, सबसे पहले आपने क्या करना है प्लानिंग में कि सेलेक्ट थेरापीज, वो थेरापी दैट स्ट्रेटन और मेंटेन द क्लाइंट्स कॉपिंग स्केल, मतलब वो स्ट्रेटजीज अपने अपनाने हैं जो पेशेंट या क्लाइंट की जो कॉपिंग स्केल है उसको क्या करें, स्ट्रेटन करें। इन्वॉल्व द क्लाइंट्स टू इंश्योर दैट, जितनी भी रियलिस्टिक थेरापीज और चूजन उसके बारे में अपने उसको इन्वॉल्व करने हैं विद प्रोसीजर में, उसको अपने करने मिनिमाइज करने हैं। जितनी भी स्ट्रेसर हैं जो इफेक्ट करते हैं पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट को, उसको अपने मिनिमाइज करने हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग के बाद हम करते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम मतलब प्रैक्टिकली हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एज विद ऑल द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, द थेरेपेटिक नर्स client relationship is a central and implementation phase. Once the goal and outcome criteria have been developed, the nurse जितनी भी प्लानिंग है उसकी बात हो रही है, consider nursing intervention for promoting a healthy self concept and helping the clients move toward the goals. फिर एंड में क्या करना है, आपने उसको इवालुएट करना है, इवालुएशन करने हैं कि आपने जो गोल सेट किए थे आया वो गोल आप अचीव कर सके हैं या नहीं। हेल्प प्रमोशन, द नर्स मे वर्क विद द क्लाइंट्स टू हेल्प देम डेवलप हेल्थी लाइफस्टाइल बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइड द सेल्फ concept to facilitate the clients for educate sleep and rest and stress reducing practice may make हेल्थ सेल्फ कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल आपने अगर गाइडेड इमेजनरी आपने किसी को एडवाइस करने या जो भी ऐसी कोई थेरापीज जिसके थ्रू क्लाइंट्स की जो सेल्फ कंसेप्ट है या सेल्फ परसेप्शन है उसका आप और भी प्रमोट कर सके, स्टैंड कर सके, ठीक है। दिस इज माई पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है, आई एम इनफ, दिस इज मीन आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज, आई कैन कंट्रोल माई ओन हैप्पीनेस। इसके अलावा है टुडे आई एम लीडर, ठीक है, आई कैन गेट थ्रू दिस। तो दीज आर माई पॉजिटिव
सेल्फ टॉक, आप लोगों की जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो क्या है, सो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 5 जो है सेंटेंस बनाने हैं आपकी जो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। ठीक है, दीज आर रेफरेंसेस एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं टाइमली उसके आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।